नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 38 यानी कार्यपत्रक संख्या 38 को। यह आपकी 16 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी को रिवाइज करने वाले। इट मीन्स ये हमारी रिवीजन वर्कशीट रहेगी। इसमें सबसे पहले हमें कुछ कंटेंट दिया गया, कुछ फैक्ट्स दिए गए इसी चैप्टर से रिलेटेड, उसको हमें पढ़ना है, समझना है, फिर इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न है जिनको हमें सॉल्व करना है। चलिए बात करते हैं हम पालमपुर गांव की। तो पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है, यानी कि वास्तव में ऐसा कोई गांव नहीं है, लेकिन जितना डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है, जो कुछ भी वर्णन किया गया इस चैप्टर में, उसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पश्चिमी यूपी फिर या फिर ये पूर्वी हरियाणा का गांव हो सकता है, यानी जिस प्रकार के कल्चर या खेतीबाड़ी के बारे में बताया गया। लेकिन वास्तव में ऐसा कोई गांव है नहीं। ओके, तो ये काल्पनिक गांव है। इसकी जो प्रमुख आर्थिक क्रिया है वो कृषि है। अब ये आर्थिक क्रिया क्या होती है? जैसे आप घर से बाहर निकलते हो, स्कूल जाते हो, तो आप बहुत सारे लोगों को देखते हो जो अलग अलग काम धंधे करते हैं। कोई दर्जी है, कोई सुनार है, कोई लोहार होगा, कोई मिठाई वाला होगा, कोई रेडी वाला है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई टीचर है, डॉक्टर है। तो ये जो अलग अलग काम धंधे जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उनको बोलते हैं आर्थिक क्रिया। क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया। ठीक, जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। जिनसे हमें आय प्राप्त नहीं होती, काम धंधे करते हैं, तो उनको बोलते हैं अनार्थिक क्रिया। जैसे आप स्कूल जाते हो, इनकम होती है, नहीं होती, तो ये आपकी अनार्थिक क्रिया हो गई। अगर आय होती है तो उसको हम बोल देंगे आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ की जो प्रमुख आर्थिक क्रिया है वो है कृषि। यहाँ के लगभग 75% 75% जो लोग हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, कृषि में लगे हुए। बाकी जो 25% लोग रह गए वो गैर कृषि क्रियाएं करते हैं, यानी कि कृषि के अलावा अन्य काम धंधे करते हैं। जैसे यहाँ पे लघु विनिर्माण उद्योग है, छोटे बड़े कारखाने, ओके, वो लगे हुए। यहाँ पर 4 इकाइयाँ ऐसी है। इसके साथ साथ यहाँ पे परिवहन का कार्य भी किया जाता है, यानी कि कुछ जो लोग हैं जो परिवहन का कार्य करते हैं, कुछ जैसे व्हीकल वगैरह हैं उनको चलाते हैं। यहाँ पे दुकानदारी भी करते हैं। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग में भी कुछ लोग लगे हुए हैं। तो ऐसे ये 25% जो लोग हैं वो गैर कृषि कार्य करते हैं इस गाँव में। यहाँ पे अगर परिवारों की बात करें तो कुल 450 परिवार रहते हैं। उनमें से 150 परिवार है वो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, भूमिहीन परिवार है, उनके पास जमीन नहीं है। अब इन 450 परिवारों में से 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। हेक्टेयर क्या होता है? भूमि मापने की एक इकाई होती है। 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ के बराबर होता है, 2.5 किले के बराबर होता है। ठीक, यानी कि उनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। ठीक, तो ये एक तरीके से मध्यम किसान या छोटे किसान इनको कह सकते हैं। इसके साथ साथ गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है वो अनुसूचित जाति से संबंध रखता है, जिनकी बात हमने ऊपर की थी। ये भूमिहीन है, इनके पास जमीन नहीं है और इनके घर कच्चे बने हुए छोटे मकान हैं, क्योंकि जो मकानों का साइज है वो डिपेंड करता है हमारी आय के ऊपर। ओके, यहाँ पर जो 80 परिवार है वो उच्च जाति से और उनके पास गांव की ज़्यादातर जमीन आती है। इनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन है, यानी कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन है। तो क्योंकि इनके पास आय के साधन अधिक है, इसलिए इनके घर पक्के बने हुए हैं और बड़े भी बने हुए हैं। पालमपुर गांव में अगर सुविधाओं की बात करें तो इस गांव में शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल, 2 प्राइमरी स्कूल है। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर एक पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना हुआ स्वास्थ्य केंद्र है। एक यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। यानी जितनी भी गांव में सुविधा होनी चाहिए ठीक ठाक सी, वो सारी सुविधाएं इस गांव में हैं। बात करें और सुविधाओं की तो यहाँ पे बिजली की व्यवस्था भी है। पूरे गांव में बिजली हर घर तक पहुंची है और बिजली की सुविधा गांव के खेतों तक भी है। खेतों में ट्यूबवेल लगे हुए हैं और वो बिजली से चलते हैं। और खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिंचाई की सुविधा होना। अगर सिंचाई की सुविधा है, इट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर कृषि अच्छे तरीके से हो पाती है, उत्पादन अच्छे तरीके से हो पाता है। क्योंकि अगर सिंचाई की सुविधा ना हो तो वहाँ पर बारिश के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा और बारिश की कोई वारंटी नहीं होती। तो यहाँ पर क्योंकि सिंचाई की सुविधा है, इसलिए यहाँ पे बहुविध फसल प्रणाली को अपनाया गया। अब ये बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है कि एक वर्ष में एक खेत से एक से ज़्यादा फसल लेना, उसको बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। 2 या 2 से ज़्यादा फसल लेना, उसको बहुविध फसल प्रणाली कहेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि सिंचाई की सुविधा है तो यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा फसलें ली जाती है। ओके, इससे उत्पादन भी बढ़ गया और किसानों को भी फायदा मिलता है। तो ये तो होगी यहाँ के बेसिक सुविधाओं की और गाँव कैसा है उसकी बात। अब हम बात करेंगे उत्पादन के कारक की। यानी किसी भी वस्तु का अगर हमें उत्पादन करना है, चाहे वो खेती करना है, चाहे हमें रेहड़ी लगाना है, चाहे हमें कारखाना लगाना है, तो हमें 4 कारकों की आवश्यकता होती है। पहला कारक होता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में आ गया भूमि, पानी, वन, खनिज, वायु। ये प्राकृतिक संसाधन है। क्या इनके बिना उत्पादन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। खेती करेंगे जमीन के ऊपर करेंगे, कारखाना लगाएंगे जमीन के ऊपर लगाएंगे, रेहड़ी लगाएंगे तो भी जमीन के ऊपर लगाएंगे, दुकान करेंगे जमीन के ऊपर करेंगे। ये प्राकृतिक संसाधन सबसे जरूरी होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण यही होते हैं। इनके बिना उत्पादन नहीं हो सकता। दूसरा आ जाता है आपका भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी मतलब जब हमें उत्पादन करना है, मान लीजिए हम कृषि करें
तो हमारे पास ज़मीन होगी, प्राकृतिक संसाधन। अब उसमें क्या चाहिए? जुताई के लिए हमें ट्रैक्टर चाहिए, मशीनें चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए, स्प्रे चाहिए। ओके, तो ये सारे भौतिक पूंजी में आ जाता है। अब ये जो भौतिक पूंजी, इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तो स्थायी हो गया और दूसरा हो गया कार्यशील या फिर अस्थायी। स्थायी पूंजी कौन सा होगा? ध्यान से समझिएगा कि स्थायी पूंजी वो होती है जिसको हमने एक बार खरीद लिया और कई बार हम कई वर्षों तक उसको यूज कर सकते हैं। जैसे जमीन खरीदी हमने, ओके, वो स्थायी पूंजी है। ट्रैक्टर खरीदा हमने, स्थायी पूंजी है। आप मान लीजिए कि कोई जूस की रेडी लगा रहा है, तो उसके पास जो जूस निकाले की मशीन है वो क्या है? उसकी स्थायी पूंजी है। ऐसा तो नहीं है ना कि उसने जूस निकाला उसके बाद मशीन को फेंक देगा, चलो अगली बार नहीं लेके आए। ऐसा नहीं करता ना। किसान एक बार ट्रैक्टर लेकर के आया तो कई वर्षों तक वो काम देगा, तो वो होती है स्थायी पूंजी। जैसे औजार हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया। कार्यशील पूंजी होती है जिसको बार बार हमें खरीदना होगा। जैसे कच्चा माल हो गया, जैसे जूस की जिसने रेडी लगा रखी तो वो गन्ने से जूस निकलेगा, उसके बाद अगली बार जूस निकालने के लिए क्या करेगा? नया गन्ना लेके आएगा। ऐसे जो नकद दे दिए मजदूरों को तो पैसे तो वो कार्यशील पूंजी हो गई। ओके, ऐसे ही जैसे खाद बीज स्प्रे होता है खेत में, तो वो क्या है? वो सारी कार्यशील पूंजी में आएगी, यानी कि उसको आप अस्थायी पूंजी कह सकते हो। ये दूसरी आवश्यकता है, यानी कि पहली हो गई प्राकृतिक संसाधन और दूसरा हो गया आपका भौतिक पूंजी। तीसरा जो उत्पादन का कारक होता है वो होता है श्रम। श्रम मतलब जो लोग काम करेंगे, अपने आप तो नहीं होगा ना काम, कारखाने में काम करेंगे, खेती में काम करेंगे। छोटे किसान है वो तो खुद ही काम कर लेते हैं, बड़े किसान होते हैं आमतौर पे मजदूरों की आवश्यकता होती है, वो श्रम होता है। श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, अपने आप काम नहीं होने वाला। चौथा कारक होता है ज्ञान और उद्यम, यानी कि मानव पूंजी। आप, मैं, हम सभी मानव पूंजी में आते हैं। ओके, यानी कि अपने आप खेत में फसलें हो जाएगी? नहीं हो सकती। अपने आप कारखाने में प्रोडक्शन हो जाएगा? नहीं हो सकता। कोई तो प्लानिंग बनाएगा ना, कोई तो मैनेज करेगा, तब जा करके हो पाएगा। तो चौथा जो कारक है वो मानव पूंजी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कारक आता है। ओके, तो ये हमारा कंटेंट हो गया इस वर्कशीट का। अब इसी पर बेस्ड कुछ आसान से प्रश्न है जिनको हमें हल करना है। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया, पालमपुर गांव की प्रमुख उत्पादन क्रिया क्या है, ये हमें बताना है। तो चार विकल्प, चार ऑप्शन दिए गए। पहला खेती, दूसरा लघु विनिर्माण, तीसरा डेयरी, चौथा दुकानदारी। सही जो आपका ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा, खेती। यहाँ के जो 75% लोग हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा है पालमपुर गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है वो हमें बताना है। पहला है महाविद्यालय, दूसरा यहाँ पे हाई स्कूल, तीसरा यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, महाविद्यालय, यानी कि यहाँ पर कॉलेज नहीं है। ठीक, यहाँ पे हाई स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, लेकिन कॉलेज नहीं है, तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया, बहुविध फसल प्रणाली का क्या लाभ है, ये हमें बताना है। एक साल में एक से अधिक फसल बो पाते हैं, कम सिंचाई इसका लाभ है, कोई खाद की जरूरत नहीं पड़ती, कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर भी ए रहेगा कि बहुविध फसल प्रणाली का अर्थ है कि हम एक साल में एक से अधिक फसलें उसी जमीन से ले पाते हैं। ठीक, उसे बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। तो यहाँ पर भी आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद फोर्थ दिया गया, निम्न में से क्या स्थायी पूंजी नहीं है। स्थायी पूंजी नहीं है वो पूछा है। ठीक, तो स्थायी पूंजी आपको पता है ना कौन सी होती है। स्थायी पूंजी वो होती है जिसको एक बार खरीद लिया कई बार उपयोग में ला सकते हैं, कई वर्षों तक प्रयोग में ला सकते हैं। तो औजार है वो स्थायी पूंजी में आता है, विद्यालय वो भी स्थायी पूंजी में, भवन है वो भी स्थायी पूंजी में, कच्चा माल स्थायी पूंजी नहीं, यानी कि फोर्थ का आपका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद फिफ्थ दिया गया, निम्न में से क्या कार्यशील पूंजी है। कार्यशील पूंजी मतलब जो अस्थायी पूंजी जिसको बार बार हमें खरीदना पड़ेगा। ओके, तो इसमें है कार्यशील पूंजी कौन सी, ये हमें पहचानना है। पहला मशीन, ये स्थायी पूंजी है। लघु विनिर्माण, ये भी स्थायी पूंजी है। भवन, ये भी स्थायी पूंजी है। नगद पूंजी, ये अस्थायी पूंजी होती है क्योंकि पैसा आया गया, तो ये आपकी अस्थायी पूंजी है। तो 1 से 5 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट है इसमें आपका ए आंसर रहेगा, सेकंड में आपका ए आंसर रहेगा, थर्ड में आपका ए आंसर रहेगा, फोर्थ में आपका डी आंसर रहेगा, और जो फिफ्थ है इसमें भी आपका डी आंसर रहेगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले जो प्रश्न दिए गए, अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया सिक्स्थ, छठा जो हमारा प्रश्न है, छठा प्रश्न दिया गया कि निम्न में से क्या उत्पादन का कारक नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक, उत्पादन के 4 कारक होते हैं ना, तो उसमें से एक है जो उत्पादन का कारक नहीं है। भूमि, श्रम, पूंजी ये उत्पादन के कारक है। दुकानदार है वो उत्पादन के कारक में नहीं आता, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी कि आपका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है, उन सभी के आंसर आपके डी है। उसके बाद सेवंथ है, मानव पूंजी का क्या अर्थ है, ये हमें बताना है। पहला है काम करने वाले लोग, दूसरा ज्ञान तथा उद्यमी, तीसरा ऑप्शन दिया गया कार्यशील पूंजी, चौथा ऑप्शन दिया गया भौतिक पूंजी। इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी, ज्ञान तथा उद्यमी है, उनको हम बोलते हैं मानव पूंजी। ठीक,
उसके बाद 8वां जो आपका प्रश्न दिया गया कि पालमपुर में कितने परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले भूमि के टुकड़े हैं, यानी कि कितने परिवार हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, 5 एकड़ से कम जमीन है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है 240 परिवार हैं, दूसरा ऑप्शन है 450 परिवार ऐसे हैं, तीसरा 150 परिवार ऐसे हैं, चौथा 80 परिवार ऐसे हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9th हमें दिया गया मशीन किस प्रकार की पूंजी है। पहला ये नगद पूंजी है, दूसरा ये कार्यशील पूंजी है, तीसरा स्थायी है, चौथा अस्थायी है। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा सी, ये स्थायी पूंजी है, एक बार खरीद लिया कई वर्षों तक काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो 6th है उसका करेक्ट आंसर डी रहेगा। 7th जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर उसका बी करेक्ट आंसर रहेगा। जो 8th है उसका करेक्ट आंसर ए रहेगा, और जो आपका 9th है उसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा। तो ये हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक, जो आपके सेकेंड चैप्टर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के पालमपुर, फर्स्ट चैप्टर आपके इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के पालमपुर गांव की कहानी उस पर बेस्ड थे। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चंस, ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये जो चैप्टर आपका पालमपुर गांव की कहानी, इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 1 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, वो हमने अलग वीडियो में डिस्कस किए हैं। इसी चैप्टर को क्यों, आपके कंप्लीट एसएस को कंप्लीट करवा दिया हमने। सभी चैप्टर्स के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको क्लास 9 सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अब हमने दूसरी सीरीज शुरू कर दी है, हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी डिस्कस करें, वो भी मैंने पब्लिश कर दिए। आपके फर्स्ट चैप्टर जो है सभी बुक के, चारों बुक के, वो कवर करवा दिए। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आपको सेम प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9 सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सर्च कीजिए, सारे वीडियोज मिल जाएंगे। 2 दिनों में आप कंप्लीट एसएसटी को आसानी से निपटा सकते हो और अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।